प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है नीड़ का निर्माण। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, इसमें एक घोंसला है और चिड़िया जो है वो घोंसला बना रही है। यहाँ पर नीड़ मतलब घोंसला है और निर्माण अर्थ बनाना। चिड़िया के माध्यम से यहाँ मनुष्य को भी घर बनाने की या नीड़ के निर्माण की बारे में बोला गया है। आइए इसके कवि के विषय में जानते हैं। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद शहर में हुआ। उनकी मृत्यु सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ने अनेक कविताएं लिखी हैं। उनकी शिक्षा जो है वो अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई। वो कुछ दिन तक अध्यापक बने रहे। आकाशवाणी में उन्होंने काम किया। फिर वो विदेश विभाग में हिंदी के सलाहकार भी रहे। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का बहुत शौक था। 2 चट्टानों के लिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। सन 1976 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से उनको सम्मानित भी किया गया। और एक परिचय उनका ये है, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उनके पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, और अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। इस कविता में हम लोगों को इस बारे में कवि कहते हैं कि मनुष्य को निडर होकर लड़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं हमें हमेशा उत्साहित होकर निडर होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए कविता के विषय में पढ़ते हैं। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी आते हैं। आइए उन कठिन शब्दों को कुछ देख लेते हैं। जैसे कि नीड़ मैंने पहले ही बताया है, नीड़ का अर्थ है घोंसला। नेह का अर्थ है स्नेह। आह्वान अर्थ बुलावा। आंधी अर्थ है तेज हवा। नभ आकाश। सहसा अचानक। बच्चों, आइए इस कविता की व्याख्या कर लेते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड़ यानी कि घोंसला। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, नीड़ का अर्थ है घोंसला, निर्माण अर्थ है बनाना। तो नीड़ का निर्माण फिर यानी चिड़िया जो है उसका घोंसला अगर एक बार टूट जाता है तो उसे वो क्या करती है, बार बार बनाती है। एक बार उसका घोंसला पेड़ से गिर के टूट जाए या हवा में गिर के टूट जाए, कुछ भी कारण से अगर टूट जाता है, वो क्या करती है, उस घोंसले को वो बार बार बनाने की कोशिश करती है। तो मनुष्य को भी उसी प्रकार कवि कहते हैं कि अपने घोंसले को बार बार बनाते रहना चाहिए, यानी अपने घर को बार बार बनाते रहना चाहिए। नीड़ का निर्माण यानी उसका घर, चाहे घर टूट जाना अर्थ है घर में अगर मन मुटाव हो जाता है, आपस में लोगों में गुस्सा हो जाते हैं, तो घर जो टूट जाता है उस घर को बार बार बनाना चाहिए। स्नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान मतलब स्नेह, प्यार से उस घर को बार बार बनाते रहना चाहिए। घर में चाहे कुछ भी हो, प्रेम और विश्वास से उस घर को हमें बार बार बनाना चाहिए। से नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। बच्चों, तुम्हें पता है जब बारिश आती है तब क्या होता है, अचानक से काले काले बादल घिर जाते हैं चारों तरफ, तेज हवाएं चलने लगती है। बह उठी आंधी मतलब तेज हवाएं चलने लगी। बारिश आने वाली होती है तो हम देखते हैं आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। छा गया सहसा अंधेरा। सहसा अर्थ है अचानक से देखते हैं चारों तरफ अंधेरा छा गया है, चारों तरफ बादलों ने घेर लिया है। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूली धूसर यानी काले काले बादल ने चारों तरफ भूमि को घेर लिया है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर दूसरी लाइन में है, रात सा दिन हो गया
फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। आइए इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं, हम इसको देख लेते हैं। निशा, निशा का अर्थ है रात। उत्पात, उत्पात है उपद्रव मचाना। भीत, डरा हुआ। जन यानी कि लोग। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, रात सा दिन हो गया, रात सा दिन हो गया यानी कि जब हमारे, आप सभी ने देखा होगा जब बारिश आती है तो क्या होता है, बादल जब उमड़ जाते हैं चारों तरफ, काले काले बादल जब छा जाते हैं तब क्या होता है, जो दिन में जो बादल आते हैं वो जो है अंधेरे की तरह लगता है, यानी दिन भी जो है वो रात सा लगता है। रात सा अर्थ रात की तरह लगता है। तो दिन जो है रात सा दिन हो गया। फिर रात आई और काली, फिर रात आई मतलब फिर भयंकर रात जब आती है तो वो और भी घनी काली लगती है। रात तो ऐसे ही काली है, ऊपर से काले काले बादल घिर गए हैं, इसीलिए रात अति भयंकर यानी भयानक लगने लगती है। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा लग रहा था कि ये जो रात आई है, ये जो अंधेरी रात है, इस रात का फिर कभी भी सवेरा नहीं होगा। यानी इस जो दुख का, यानी यहाँ पर रात को दुख के साथ तुलना की गई है। जैसे हमारे जीवन में दुख आता है, एक के बाद एक दुख आता ही जाता है। हमें उस समय ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो दुख हमारे जीवन में आए हैं, इस दुख का शायद कभी अंत नहीं होगा। उसी तरह बादल, जो काली रात आई है बरसात के दिनों में, ऐसा लग रहा था कि ये काली रात का फिर कभी सवेरा नहीं होगा। रात के उत्पात भय से, रात में जो उत्पात मचता है, उत्पात मतलब निशाचर जो उत्पात मचाते हैं, निशाचर यानी जो जीव जंतु रात में घूमते हैं, उनसे डर लगता है, क्योंकि काली रात में हमें ऐसे ही कुछ नहीं दिखता है। अंधेरी रात में लोग जो हैं भीत जन जन, लोग जो हैं डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए। भीत कण कण, उनके कण कण में, उनके प्रत्येक अंश में जैसे भय छुपा हुआ है, रात की वजह से वो डरने लगे हैं। फिर देखते हैं आगे। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर, नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। इसमें कठिन शब्द है प्राची, प्राची यानी पूर्व दिशा, उषा यानी सुबह, मोहिनी आकर्षित, मुस्कान हल्की सी हंसी। किंतु जब जब सोच रहे थे लोग कि अंधेरी रात आ गई है, हमारे जीवन में दुख आ गया है, इसका कभी दुख कम नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएगी, उसी समय ऐसा होता है हमारे जीवन में दुख के बाद सुख आ ही जाता है। और ये संसार का भी नियम है कि दुख के बाद सुख आता ही रहता है। उसी तरह जैसे काली रात आती है, सुबह होना जरूरी है या सुबह होता ही है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में अगर दुख आया है तो उसमें सुख जरूर आएगा। उसी तरह जब अंधेरी रात में लोग डरे हुए थे तो उस समय क्या होता है, प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। प्राची से यानी पूर्व दिशा से जो है उषा यानी सुबह जो है हल्के से मुस्कुराती है। जब सुबह का सूरज निकलता है बच्चों, तुम्हें पता है वो जो धूप हमारे ऊपर पड़ती है वो बहुत हल्की हल्की सी होती है, ऐसा लगता है कि सुबह हंस रही है। वैसे तो सुबह हंसती नहीं है, लेकिन उसमें जो उसकी जो कोमल किरणें हमारे ऊपर गिरती हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे सुबह जो है वो पूर्व दिशा से उठकर मुस्कुरा रही है। यानी दुखों के बाद सुख आ रहा है, हल्का हल्का सुख आने का आभास हो रहा है। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। जो है कवि कह रहे हैं स्नेह और प्रेम का आह्वान हम बार बार करेंगे, बार बार हमारे परिवार के मन मुटाव को दूर कर कर आगे जीवन में बढ़ेंगे। बह चले झोंके की कांपे भीम कायाबान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बच्चों इसके कठिन शब्द हैं भीम कायाबान यानी बड़े शरीर वाले, बड़े बड़े, भूधर यानी पर्वत पहाड़, बिटप यानी पेड़, वर बड़े, तिनका सूखी घास, विनिर्मित बना हुआ।
व्याख्या देखते हैं। वह चले झोंके की कांपे। जब बहुत तेज आंधी तूफान आती है तब क्या होता है, भीम कायाबान भूधर यानी बड़े शरीर वाले जो पहाड़ हैं वो भी थर्राने लगते हैं, वो भी हिलने लगते हैं। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर गए टूटे विपट बर, यानी बड़े बड़े पेड़ जड़ के साथ उखड़ कर गिर जाते हैं। तूफान में पहाड़ हिल जाते हैं और जो है पेड़ जो हैं बड़े बड़े वर के पेड़, अश्वत्थ के पेड़, वो सब जड़ के साथ उखड़ कर नीचे कहीं गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। हाय कवि दुख कर रहे हैं, हाय चिड़िया का जो इतना छोटा सा घोंसला है, इतना छोटा सा घर है, उस पर क्या बीत रही होगी। ये जो इतना आंधी तूफान आया है इसमें बेचारी छोटी सी चिड़िया उसके घर को, उसके छोटे से घोंसलों को कभी बचा नहीं पाई होगी। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल। जिस समय आंधी आई, ईंट पत्थर के बड़े बड़े महल जब हिल गए तो बेचारी चिड़िया का छोटा सा घर नहीं रह सकता। कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस समय जो है तूफान के आने से बेचारी चिड़िया का छोटा सा घोंसला टूट जाता है। यानी मनुष्य के जीवन में जब बहुत विपत्ति आती है तो उसके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, लेकिन हमें उस समय धैर्य रखना चाहिए। बच्चों, हमने कविता का कुछ हिस्सा पढ़ा है, आइए फिर से उसका अभ्यास कर लेते हैं। पहले जो हम पंक्ति ने हमने पढ़ा कि जो नीड़ का निर्माण जो करने कह रहे हैं, उसमें पहले कवि कह रहे हैं कि मनुष्य रूपी पक्षी अपने घर का निर्माण बार बार करता है। आपस में मतभेद हो जाने पर भी वो स्नेह और विश्वास से अपने परिवार को बार बार जोड़े रखता है। आंधी तूफान के आने से आकाश में अचानक अंधेरा हो जाता है। काले काले बादलों के घिर जाने पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार फिर से हमने पढ़ा कि बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो दिन भी जो है रात की तरह लगने लगता है। रात और भी काली और भयानक लगने लगती है। ऐसा लग रहा था कि इस भयानक रात का कभी अंत नहीं होगा। अंधेरी रात से प्रत्येक लोग भयभीत हो गए थे, उनके कण कण में भय छुपा हुआ था। फिर क्या होता है, उसी समय रात के घने अंधेरों के बीच में पूर्व दिशा से सुबह मुस्कुराने लगती है। यह फिर से नए जीवन की प्रेरणा देती है। कवि आंधी तूफान में टूटे घर के निर्माण के लिए बार बार कहते हैं, आपस में स्नेह और प्रेम का आह्वान करने को बार बार कहते हैं। तूफान में हवा के झोंके से धरती कांपने लगती है। धरती के साथ साथ बड़े बड़े पर्वत, पेड़ सब जो है हिलने लगते हैं और पेड़ तो जड़ के साथ उखड़कर गिर जाते हैं। इस समय तिनके से बना हुआ कमजोर घोंसला भी टिक नहीं पाता है और ईंट पत्थर के बड़े बड़े महल घर भी धराशायी हो जाते हैं, यानी तूफान में टूटकर गिर जाते हैं या डगमगा जाते हैं या हिलने थर्राने लगते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने कविता की आलोचना कर ली। अभी मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कुछ कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, तो आइए उन जो किताब में भी कुछ प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों की आलोचना भी हम कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की आलोचना में इस प्रकार करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मैं आप लोगों से कुछ कुछ प्रश्न बताऊंगी। इस कविता के कवि कौन हैं? हाँ बच्चों, आप सबको अच्छे से पता है, इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। कवि किसका निर्माण करने को कह रहे हैं? कवि नीड़ का निर्माण करने को कह रहे हैं। आंधी से नभ में क्या छा गया? आंधी आने से नभ में यानी आकाश में क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है। बादलों ने किसको घेरा? बादलों ने भूमि को घेरा। उषा की मुस्कान कैसी थी? उषा की मुस्कान मोहिनी थी। मोहिनी यानी बहुत सुंदर। बच्चों, दूसरे हम लोग एक शब्द वाले उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, बड़े विटप कैसे उखड़कर गिर गए? बड़े विटप जड़ समेत उखड़कर गिर गए। रात कैसी थी? रात काली थी। जन जन कैसे थे? जन जन भयभीत थे, डरे हुए थे। कहाँ से उषा आई? उषा प्राची की दिशा से आई, यानी प्राची से उषा आई।
घोंसले किससे बने हुए थे? घोंसले तिनकों से बने हुए थे। तो इस कविता को हम लोगों ने आलोचना भी कर ली और इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम लोगों ने देख लिए। आइए इसका भाषा कार्य करते हैं। भाषा कार्य में हम लोग करेंगे विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। आप सबको पता है कि विपरीत शब्द अर्थ एक शब्द का उल्टा शब्द। जैसे निम्नलिखित के विपरीत शब्द लिखिए। एक है काला, काला का है गोरा, अंधेरा उजाला, नीचा ऊंचा, सुख दुख, नाश निर्माण। जी बच्चों, आप सभी ने पढ़ लिया। आइए कविता की आवृत्ति पुनः कर लेते हैं। कवि जो हैं इसके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म के विषय में मैंने कह दिया था। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी मुंबई में। और वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। उनको आकाशवाणी में वो काम करते थे। वो कुछ दिन हिंदी के अध्यापक भी थे, विदेशी विभाग के सलाहकार भी थे। उनकी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है और इलाहाबाद में भी उन्होंने कुछ समय पढ़ाई की है। तो चट्टानों के लिए उनको साहित्य अकादमी की पुरस्कार भी दिया गया है। उनको सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और इस कविता में कवि जो है मनुष्य को चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को बोल रहे हैं। यहाँ चिड़िया का उदाहरण लेते हुए कवि कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना घर बार बार बनाते रहना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे जितना भी दुख आए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कवि कहते हैं कि जीवन में जो है बहुत सारे तूफान, बहुत सारे दुख आते रहते हैं। उन तूफान में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उसे विचलित ना होकर हमें मन में क्या करना है? उत्साह जगाना है, निडर रहना है, हिम्मत करके बार बार आगे बढ़ते रहना चाहिए। घंघोर काले बादल जीवन में घिर जाते हैं, उस पर भी हमें क्या करना है? थोड़ा सा भी विचलित नहीं होना है और उनसे लड़ने के लिए हमें क्या करना है? सुख की खोज करती रहने चाहिए। उसी तरह से सारांश में और एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। फिर चाहे भयंकर आंधी तूफान आए, सब और विनाश मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर जाएं, उसे सदैव निडर होकर लड़ते रहना चाहिए। उसके जीवन में क्या होना चाहिए कि वो कभी ना डरे, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। जीवन में वो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कवि कह रहे हैं। आप लोगों के भी जीवन में कुछ दुख कष्ट आते होंगे, ऐसा तो सबके जीवन में आता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग उस दुख के समय में क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं। दुख सबके जीवन में आता है, आंधी तूफान सबके जीवन में आती है। हम विचलित होकर क्या करते हैं? डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? आपस में हमारे भीतर जो दुख है, कष्ट है, हम उसमें टूट जाते हैं। तो कभी यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से कहते हैं कि छोटी सी चिड़िया है वो, उस छोटी सी चिड़िया का कोई भी ये आकार नहीं है, फिर भी वो हमें जीवन में हमेशा जोड़े रखती है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है, चिड़िया छोटी सी है लेकिन वो जो बार बार अपने घोंसले का निर्माण करती है, वही इस कविता की मूल भावना है। वही यही है कि जो चिड़िया है, जिस प्रकार छोटी सी चिड़िया वो बार बार टूटे हुए घर को बनाए रखती है, बना रही है, सदा बनाती है, उसी तरह मनुष्य जो है थोड़े से दुख में टूटकर बिखर जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं बिखरना है, उसे बार बार अपने घर का निर्माण करते रहना चाहिए। यानी अपने दुखों से, अपने कष्टों से बार बार लड़ते रहना चाहिए, कभी भी वो पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य का जीवन हमेशा आंधी तूफान से घिरा रहता है, हमेशा उसके जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, उसमें उसका जीवन पूरी तरह से बिखर जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। फिर भी उषा की मुस्कान की तरह, जैसे रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह से उसे क्या करना चाहिए?
बार बार सुबह की तरह अपने सुखों की खोज करनी चाहिए। जब उसके जीवन में सुख आएगा तो वो क्या करेगा, हल्की सी सुखों की खोज उसे करते रहना चाहिए। जैसे काली रात के बाद सुबह मुस्कुराती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी अगर दुख आया है तो सुख वो ज़रूर आएगा उसके जीवन में। हम लोगों ने प्रश्न उत्तर भी कर लिए और आलोचना भी कर ली। मैं फिर से प्रश्नों की आलोचना आपसे कर देती हूँ कि इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। कवि किसका निर्माण करने को कह रहे हैं? कवि नीड़ का निर्माण करने को कह रहे हैं। आंधी से नभ में क्या छिप गया? आंधी से नभ में जो है अंधेरा छा गया। बादलों ने किसको घेरा? बादलों ने भूमि को घेरा। उषा की मुस्कान कैसी थी? उषा की मुस्कान मोहिनी थी। उसी तरह एक शब्द वाले प्रश्न की आलोचना फिर से करेंगे। बड़े विटप कैसे उखड़ कर गिर गए? बड़े विटप जड़ समेत यानी जड़ के साथ उखड़ कर गिर गए। रात कैसी थी? रात काली थी। जन जन कैसे थे? जन जन भयभीत थे। कहाँ से उषा आई? प्राची से उषा आई। प्राची यानी पूर्व दिशा। घोंसले किससे बने थे? चिड़िया के जो घोंसले हैं वो तिनकों से बने थे। उसी प्रकार भाषा कार्य फिर से देखते हैं। भाषा कार्य में है विपरीत शब्द हम कर रहे थे। विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। काला, काला का विपरीत गोरा यानी सफ़ेद भी कह सकते हैं। अंधेरा, उजाला। नीचा, ऊंचा। सुख, दुख। नाश यानी विनाश, उसका उल्टा हुआ निर्माण। और सारांश फिर से देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदा अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। फिर चाहे भयंकर आंधी तूफान आए, सब और विनाश मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर जाए, उसे सदैव निडर होकर लड़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज आप सभी ने इस कक्षा में कविता के विषय में पढ़ा, कवि के विषय में पढ़ा, कविता में आए कठिन शब्दों को देखा, उनकी आलोचना की और उसमें आए भाषा कार्य को किया, प्रश्नोत्तर की आलोचना हुई। आज और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।